नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। कल ही की बात है जब केरल के कन्नूर में भाजपा के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या कर दी गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य में राजनीतिक हिंसा में बेतहाशा तेजी आई है। खासकर अब वामपंथी दल और भाजपा आमने सामने दिखते हैं। राज्य की पुलिस भी सवालों के घेरे में है, तो अब मांग सीबीआई जांच की भी होने लगी है। सवाल यह है कि आखिर क्या हो गया है केरल को, जहां राजनीतिक बहसबाजी और जुमलेबाजी छोड़ हिंसक शक्ति से कुछ तय करने की कोशिश हो रही है। और इस मामले पे आज हम इस पे बहस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी मुद्दे से जुड़े कुछ खास आंकड़ों और कुछ खास बिंदुओं पे नजर डालते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से हिंसा का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। हम इन आंकड़ों पे ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। और कहा जा रहा है कि कन्नूर सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा के चपेट पे रहा है और कहा जा रहा है कि हाँ 1980 से ही इस तरह की का ट्रेंड एक देखा गया है। और खास बात यह है कि बीते एक दशक में कन्नूर में 40 से ज्यादा जाने गई हैं, इस तरह के आंकड़े बताते हैं। और पूरे केरल की बात करें तो विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पूरे राज्य की बात करें तो 1200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। केवल कन्नूर में 222 चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई चुनावों के दौरान। और 12 अक्टूबर को यानी कल भाजपा कार्यकर्ता रेमिथ की हत्या सरेआम की गई। उससे पहले सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या हुई थी कन्नूर में, और उससे पहले सितंबर में भी एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। तो हम एक श्रृंखला देख सकते हैं। इससे पहले सितंबर में भी सीपीएम कार्यकर्ता पे हमला हुआ था। जुलाई में भी सीपीएम कार्यकर्ता पे एक हमला हुआ था। भाजपा नेता की भी जुलाई में मौत हुई थी। तो ये एक हम देख सकते हैं पैटर्न, जिस तरह से लगातार राजनीतिक हिंसा हुई है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बमों का, जो देसी बम होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हुआ है हिंसक घटनाओं में। आखिर इन जो हिंसा की घटनाएं, इनका क्या मतलब है? और आज जिस तरह से भाजपा ने बंद का भी ऐलान किया और जो सफल होता दिखा, और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। और हमारे साथ हितेश शंकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक पांचजन्य। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवीएल, अगर आपसे शुरू करना चाहें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावों के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, मई के बाद जिस तरह से हिंसक घटनाएं हुई हैं, तेजी से बढ़ी हैं, क्या हुआ है अचानक से? देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टियों की एक इतिहास रहा है। जब भी वो सत्ता में आते हैं और हिंसा के जरिए अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ताकत को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा था इन विधानसभा चुनाव में। और हाल ही में हमने एक राष्ट्रीय हमारे काउंसिल मीटिंग किया था, बहुत ही जो सक्सेसफुल साबित हुआ। और हमारी पब्लिक रैली भी बहुत सक्सेसफुल रही है। तो कहीं ना कहीं ये मार्क्सवादियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उनके लिए एक मेन चैलेंजर साबित होगी। और बहुत दूर की भविष्य में नहीं, बहुत नजदीकी में भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में आ सकती है। इस प्रकार के उनके मन में इस प्रकार की शंका है। और विचारधारा के ऊपर हमारे साथ भिड़ने के बजाय इस प्रकार आतंकी फैला करके एक के बाद एक हमारे कार्यकर्ताओं को मार के हमारे राज्य के अध्यक्ष है उन तक नहीं बख्शा गया। पार्टी के ऑफिस पर भी बॉम्ब अटैक हुए हैं। हमें सुनने में कन्नूर एक केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और केरल जैसे एक पढ़ा लिखा राज्य में इस प्रकार के हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, ये बिल्कुल बहुत सरप्राइज करने वाली बात है। पर लेकिन इसका मीडिया में ज्यादा पहले से कवरेज नहीं हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, मार्क्सवादी लोग हमसे आकर इस पे चर्चा में भाग ले। मैं कल से देख रहा हूं कई डिबेट में ये चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जो इसमें कल्पेबिलिटी है साफ झलक आता है, इसलिए चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन कल वाली जो घटना है जिसमें रेमिथ उनकी हत्या हुई है, हमने देखा अगर उसके पृष्ठभूमि में जाएं तो उनके पिता की भी हत्या हुई थी, उनके परिवार को भी डराया धमकाया गया था। तो क्या ये सचमुच में राजनीतिक हिंसा इसे माना जाए, या टारगेट करके हिंसा की जा रही? नहीं, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि रेमिथ
जो 27 साल के एक युवा है, उनके पिता को 2002 में मारा गया। उसके बाद उनकी सरकार, इनके मार्क्सवादियों के सरकार बनने के बाद उनके घर पर अटैक हुआ, उनकी माताजी तक उनको नहीं बख्शा गया। मार्क्सवादियों ने महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के सामने टीचर की हत्या की। इस प्रकार के खौफनाक घटनाएं आपको यहां देखने के लिए मिलते हैं। ये मुख्यमंत्री और वहां की राज्य सरकार के संरक्षण में ये सारे आतंक हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उनके गांव में एक जो कल की जो हत्या हुआ है, और पुलिस, वहां की प्रशासन और पुलिस एक मुख्य दर्शक बनकर रह गए हैं। इसलिए हमने सीबीआई की निष्पक्ष जांच की हमने डिमांड किया है। रामकृपाल जी, अगर हम विश्लेषित करना चाहें तो हम कैसे देखेंगे? हम जान रहे चुनावों के बाद इस तरह से तेजी से हिंसा बढ़ी है, जबकि आंकड़े ये बताते कि उसके पहले जब कांग्रेस राज कर रही थी तो हिंसा इतनी चरम पे नहीं थी, इतनी संख्या नहीं थी। क्या इसको आप मानते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो जीबीएल जी कह चुके हैं मैं उससे सहमत हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बेसिक सवाल आपका यह है कि मैं एक सवाल खुद आपसे पूछता हूं कि ये सोचना चाहिए कि आखिर में बंगाल और केरल, कहाँ बंगाल है कहाँ केरल है, लेकिन दोनों में सीपीएम की सरकारें रही और दोनों में जिस तरह से ये वायलेंस की बातें हुई हैं कि अपने विरोधी को कत्ल करना है, देसी बम फेंको, ये कैरेक्टर कहाँ से है? तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं, क्योंकि बंगाल और केरल में कोई उस तरह की समानता तो है नहीं, तो बेसिक बात यह है कि जो एक आइडियोलॉजी है, आप समझ लीजिए, जो राजनीतिक प्रकृति है, मार्क्सवाद, ये जो शुरू हुआ, वो पहली बात तो वो डेमोक्रेसी को छद्म मानता है, सो कॉल्ड, ये बुर्जुआ तंत्र मानता है। कहीं भी उनकी पूरी थ्योरी में कहीं भी बैलेट के थ्रू काबिज करना यह है ही नहीं। ये तो नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लोकतंत्र की महानता थी। यहाँ ऐसे भी लोगों को लोकतंत्र में हिस्सा लेने का दिया गया जिनका खुलेआम विश्वास ही नहीं है बैलेट के माध्यम। ये हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं ये सोच पृष्ठभूमि में आप ये बताइए, जब आपको कहा जाता है कि ये सिर्फ आप दमन करके, ओवरथ्रो करके ही सत्ता पे कब्जा कर सकते हैं, जब बेसिक फिलॉसफी आपकी है, तो आप तो मजबूरी में चोर दरवाजे से आप ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के पद्धति से आ रहे हैं, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी में कहीं चेंज नहीं हुआ है। और अब सुनिए, तो उसमें एक थ्योरी और होती है कि जो हमारे साथ कहीं कहीं है, जैसे वहां न हुआ काऊ बेल्ट में साथ है कांग्रेस, कहां कहां सीपीएम में, खुद सीपीएम ने साथ दे करके तो कांग्रेस की यूपीए की नैया पार की। तो ये जो जहां ये हमारे सहयोगी हैं, उनको सहयोगी मान लेते हैं कि चलो अगर ये सत्ता में आए फिर हम आ गए तो कोई बात नहीं है, तो सहयोगी हैं। ठीक है। बंगाल में किसने रोका? बंगाल में इनकी हिंसा को ममता बनर्जी ने उन्हीं के शब्दों में जवाब देने का कार्डर बेस पे किया, तब वो जाकर के सत्ताच्युत किया। बंगाल, ये केरल में क्या रहा? केरल में यूडीएफ एलडीएफ और वो मिला करके, केरल के अलावा देखिए बाहर तो वो सारी पार्टियां कहीं न कहीं एक साथ मिली हुई हैं। ठीक है। तो उनको वो खतरनाक नहीं दिया। जैसे ही बीजेपी को 10% वोट वहां हासिल हुआ, इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कहां से आ गया। ठीक है। और ये आइडियोलॉजिकली चूंकि कहते हैं कि राइट विंग से उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। ठीक है। तो ये हिंसा जो शुरू हुई, और मैं खुद कहता हूं, ये एक विचारधारा का भी सवाल है, विचारधारा की लड़ाई का भी की बात है। उनका काडर जो है, ठीक है, वो काडर को सिखाया ही जाता है कि जो आपसे असहमत हो, ठीक है, उसको खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जहां ये आइडियोलॉजी है वहां पे आप जान लीजिए, कोई पार्टी छोड़ के गया तो आप तय जान लीजिए कि या तो वो आए, उसको भगाएंगे, नहीं तो मारेंगे, इतना परेशान करेंगे और अंत में जान भी ले। और एक आप जैसा कह रहे एक इतिहास भी है। हितेश जी, अगर हम इस पे नजर डालें तो हम देखते हैं केरल के संदर्भ में कि एक जिला कन्नूर, वहां पे हिंसा बहुत तेजी से बढ़ी, और खासकर एक जिले में जब हिंसा होती है तो सवाल उठते हैं कि क्या वहां पे कुछ ऐसे समीकरण है, क्या वहां पे किसी समुदाय को के वोट बैंक को लेकर क्या कोई समस्या है? कैसे इसको आप देखेंगे? मुझे लगता है केरल के लिए की जो छवि राष्ट्रीय मीडिया में है, वो बड़ी गुडी गुलाबी सी तस्वीर बनाई गई है कि वहां लोग आनंदम स्पा के लिए जाते हैं, आयुर्वेद के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, साक्षरता बड़ी गजब की है, मगर वहां की खूनी कहानियां दिल्ली तक नहीं आती हैं। और आपने जो कहा कि 1980 से हुई है, मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा, और ये पहले भी दबी हुई बात नहीं है। खुद ईएमएस नंबूदरी उत्पाद ने अप्रैल 1971 में कहा था कि मार्क्सवादी जल्दी ही संघ पर हमले तेज करेंगे, और
1959 में एक निर्धन दलित वदासिल रामकृष्णन की हत्या हुई थी, तो वो पहली हत्या 1969 में देखनी चाहिए, और एक सिलसिला है। और ये राजनीति वो है जिसका दिल्ली में चेहरा और है, और केरल, बंगाल, त्रिपुरा, उसका एक चेहरा अलग है, वो बड़ा कुरूप चेहरा है। हमें इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि लोकतंत्र को नकारने वाले लोग, जनप्रतिनिधियों की हत्या करने वाले लोग, माओ के सामने उनके बेटे को खींच के उसके टुकड़े कर देने वाले लोग आज विधानसभाओं तक। लेकिन पहुंचे हितेश जी, जो मैं कन्नूर की तरफ जो इशारा करना चाह रहा हूं, उसमें कहा जा रहा है कि एक समुदाय चूंकि वर्षों से सीपीएम को वोट देता रहा है, लेकिन अब चूंकि वो अपना पैटर्न बदल रहा है तो काफी दिक्कत हो रही है, और इसलिए वहां ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है। किसमें इसमें कितना ये दम बिल्कुल लगता है? बिल्कुल सही बात है कि बंगाल का गढ़ टूटा है और केरल में गढ़ दरकने लगा है। ऐसे गांव आपको उत्तर भारत में नहीं मिलते कि गांव के बाहर कहीं समाजवादी पार्टी का या बसपा का या भाजपा का या कांग्रेस का कोई प्रतीक बना हुआ है कि ये पार्टी का गांव है। आपको चौंकाने वाली बात लगेगी, परंतु केरल में ऐसे हंसिया हथौड़े के प्रतीक के साथ गांव शुरू होते हैं, उन्हें पार्टी विलेज बोला जाता है, और उनकी फोटो उपलब्ध हैं। ऐसे गांव में दूसरी विचारधारा का प्रवेश मतलब वो हत्या के योग्य है, वाजिबुल कत्ल है। इस तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है और ये पार्टी उसी तरह से व्यवहार कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। हम यहाँ पे रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और खासकर पुलिस, उसकी क्या भूमिका यहाँ पे, जिस तरह से हिंसक जो पूरा इतिहास है, जो हिंसक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, क्या उस पर भी सवाल हैं? इस पर बात करेंगे, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य एलईडी, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आमने सामने में हम बात कर रहे हैं केरल में हो रही राजनीतिक हिंसा की बात। आखिर क्या इसके पीछे कारण है और क्या समाधान हो सकता है? जीवी नगर, जिस तरह से कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि सीबीआई को अब केस देना चाहिए अब, क्योंकि राज्य की प्रशासन और उस पर आपका विश्वास नहीं है। क्या पुलिस को आप कटघरे में खड़ा करना? अब देखिए, मुख्यमंत्री की गांव में, उनके खुद के गांव में ऐसा घटना घटती है और इसी युवा पर कई बार अटैक हो चुके हैं उसी गांव में, और मुख्यमंत्री की नेटिव विलेज में कम से कम 18 घरों पर इस प्रकार वार हुआ है, लगातार हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। और जो पीड़ित युवा है, जिनकी हत्या हुआ है, वो केवल 100 मीटर दूर रहते हैं मुख्यमंत्री के घर से, और मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्रालय, वहां होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो ऐसे समय और कई केसेस में ये देखा गया, किसी केस में जो भी आरोपी है उन पर सही कार्रवाई ही नहीं किया जाता है और एक तरह से बचाव किया जाता है। तो हमारा आरोप है ये राजनीति से प्रेरित ये घटनाक्रम है, हत्याएं हैं, और पूरी तरह मुख्यमंत्री के संरक्षण में पुलिस मुख्य दर्शक बनकर के ये करवा रहे हैं। इसलिए ऐसा घटना आगे नहीं हो, इसके लिए हम चाहते हैं जनता में ये आवाज उठे और इनको खटकरे में खड़ा करें। एक किसी हमारे शासित, भाजपा शासित राज्यों में कहीं भी एक भी घटना होती है, वामपंथी वालों मोर्चा निकाल करके बहुत हंगामा मचाते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता का हत्या किया गया पिछले सप्ताह, वो भी एक दलित लड़का था। क्या दलित आपके राज्य में आप मारेंगे,
आपके कार्यकर्ता मारेंगे, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चूंकि राजनीतिक बढ़त आपकी वहां पे हो रही है, आप जो है मुख्य विपक्षी के तौर पर वहां स्थिति बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस वैसे स्थिति में थी जब एलडीएफ यूडीएफ का संघर्ष जब चलता था, तो उस समय हिंसा इतनी ज्यादा नहीं होती थी जिस तरह के आंकड़े बताते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस और सीपीएम में कहीं ना कहीं इस प्रकार की समानता है। ये दोनों हाथ एक दूसरे के थाली में खाने वाले लोग हैं। तो वहां उस दिल्ली समय भी में तो कई चिंता बार होती होगी कि हमारा वोट और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए एक हमारी विचारधारा वामपंथियों की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है, बट लेकिन विचारधारा को विचारों के आधार पर और बहस के आधार पर आपको लड़ना चाहिए, ना कि लोगों को मारने की राजनीति में ना उतर आए। और मार्क्सवादियों को शायद इनमें बहस में विश्वास नहीं है, इसलिए वो जनता में ये जो भी मीडिया के माध्यम से बहस हो रहे हैं इसमें भी भाग नहीं ले रहे हैं, इन डिबेट से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी जो चरित्र है वो बिल्कुल काला है और उसको डिफेंड करने के पोजीशन में भी खुद नहीं है। ठीक है। हाँ रामकृपाल जी। नहीं, देखिए जो आपका सवाल था, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस आधा दोस्त है सीपीएम की। आप पिछला इलेक्शन देखिए, बंगाल में सीपीएम के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो उस समय क्या हारने और जीतने का भय नहीं रहता? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये जो काडर है ना, इसको तो पहले ये सिखाया जाता है कि बैलेट से हम पहुंचे, ये तो एक मजबूरी है हमारी। आप और किसी भी बड़े दुश्मन से लड़ने में अगर छोटा कोई दुश्मन हमारे साथ आता है तो उससे नहीं लड़ना है। ये उनकी संस्कृति। आप ये बताइए कि सीपीएम एक स्टेट में कांग्रेस के साथ लड़ रही है, दूसरे स्टेट में सीपीएम और कांग्रेस लड़ रही है, तो ऑब्वियस है क्या मैसेज जाएगा कि ये अपने ही आदमी है। तो इसलिए मैंने कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ में वो नहीं था, लेकिन जब बीजेपी जिस तरह से बीजेपी वहां इनरोड्स कर रही है और जिस तरह से 2014 में पूरे देश का परिदृश्य बदला और बंगाल से इनका सफाया हुआ, तो ऑब्वियस है कि इनका एक आखिरी गढ़, त्रिपुरा को मैं उतना नहीं मानता हूं, आखिरी गढ़ केरल है। अब उसको पूरी एक पहचान है सीपीएम की कि हिंदुस्तान में बचे रहना, अगर कोई नाम लेने वाला भी होगा तो केरल है। और मैं बता दूं आपको, ये घटनाएं और बढ़ेंगी। और जो भाई साहब ने अभी बात की थी मीडिया की, मैं आपको बता दूं, ये मीडिया का हमारा, मैं इसको बहुत बुरा मानता हूं, दुर्भाग्य है, दुख भी है कि काऊ बेल्ट, हमारा जो ये सेंट्रल इंडिया या हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ पे एक छोटी घटना हो जाए, लेकिन सीमावर्ती राज्यों की ये जो क्राइम की घटनाएं हैं बिल्कुल नहीं आती हैं। वहां पे आएगी कि कंट्री ऑफ गॉड और फलाना चीज है, ऐसे ही पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ है। जी निश्चित तौर पर, बिल्कुल। हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि जीवीएल कह रहे हैं और रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि चूंकि राजनीतिक साख बढ़ रही है, वो एक मुख्य कारण है। जिस तरह से अभी जून में अरुविकारा का एक उपचुनाव हुआ था, वहां पे जो भाजपा का वोट शेयर है वो 5 गुना बढ़ गया था 2011 के मुकाबले, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 1 सीट मिली थी। तो उस नजरिए से देखा जाए तो आंकड़े उस तरह से नहीं बताते कि बीजेपी बहुत वहां पे बढ़ रही है उस तरह से। क्या कोई और भी कारण है, यही मुख्य कारण है, क्या आप मानते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी जिस गति से बढ़ रही है वो तो बढ़ ही रही है। उनका एक उत्तर केरल से एक बड़ा कैडर आता है जो समर्थन करता है अल्टरनेटिव विचारों का राजनीति में, और वामपंथ से उकता चुका है। ये बात वामपंथ के लिए बौखलाहट से भरने वाली है, उन लोगों को गुस्से से भरे बैठे हैं। परंतु इसके साथ कुछ और भी चीजें हैं। ये सिर्फ भाजपा इसकी शिकार रही हो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आप अलेप्पी की एक घटना याद करें, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, मार्च अप्रैल में उसकी हत्या की गई। उससे पहले नादपुरम में 3 मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं पर बम मारा गया। बिल्कुल। तो एक विचारधारा है, मैं इसमें कोई शक नहीं कि माफिया और माकपा, इसमें आपको कोई अंतर करके नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि केरल के संदर्भ में हम देखते हैं कि यहां पर पार्टी में आपकी एंट्री तो हो सकती है, बाहर निकलने के रास्ते बंद हैं, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। माफिया में भी यही होता है, माकपा में भी यही होता है, केरल में यही हो रहा है। खबर पढ़ रहा था कि चूंकि काडर भी अगर शिफ्ट करने की कोशिश करे, जो कार्यकर्ता है सीपीएम के, वो अगर भाजपा में आने की कोशिश करे, वो भी हत्या और हिंसा का कारण बनता है। एक बड़ा प्रतीक है इसका। अब पिछले इलेक्शन में सदानंद मास्टर की कहानी हमारे सामने आई थी।
6 फुट से ऊंचा एक अच्छा कद्दावर व्यक्ति जो लोक संस्कृति के कार्यक्रमों में जाता था, उसकी आवाज अच्छी थी और वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। बाद में वो संघ और भाजपा के संपर्क में आता है, तो कहा जाता है कि ये इसका कद बहुत निकल रहा है, छोटा कर दो। पैर कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं, पैरों में फिर गोबर और मिट्टी मली जाती है कि सेप्टिक हो और जुड़ ना पाए। वो सदानंद मास्टर जैसे प्रतीक आज केरल में खड़े हो रहे हैं, और इस जुल्म की कहानियां जो दिल्ली में नहीं आती थी केरल की वजह से, आज सोशल मीडिया और बाकी जरियों से आने लगी हैं। वामपंथ एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, रामकृपाल जी, कांग्रेस की भूमिका ऐसे में आप क्या देखते हैं? कांग्रेस का कहना है कि वो हैरान है कि इस पे मीटिंग क्यों नहीं हो रही, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही, इतनी हिंसा पहले नहीं थी। कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस को? देखिए, ये कांग्रेस इस समय बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है। मैंने कभी भी अपोजिशन को 71 में 84 में सबको पता था कि इसके नतीजे क्या होंगे। मिसेस गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी को 400 सीटें मिली, अपोजिशन को मालूम था कि ये होने वाला है। मैंने कभी विपक्ष को इतना हताश नहीं देखा था। लेकिन इस बार इस हताशा की बात है, जिस पार्टी से आप किसी तरह के विवेक की उम्मीद कर रहे हैं, मैं उससे उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 2.5 साल से देख रहा हूँ उस पार्टी में कोई एक प्लानिंग हो अपने को आगे करने की, कि जो कुछ भी हुआ है कहीं कुछ नहीं है। तो और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कांग्रेस की डोली ये लोग ढोते रहे, सीपीएम हमेशा दूसरों की डोली की कहार रही, चाहे वो कभी मुलायम, कभी लालू, कभी कांग्रेस, यही सीपीएम करती रही। उसका था कि भाई बंगाल में हम हो जाएं, केरल हमारा बचा रहे, त्रिपुरा बचा रहे, हमें इससे आगे जाना नहीं है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो तो उससे भी नीचे चली गई है। तो अब कांग्रेस को भी लगता है कि पता नहीं हम हमारी बैसाखी है कहीं बन जाएं, या हम इनकी बैसाखी बनेंगे, और उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो आप ये जान लीजिए कि वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर लेफ्ट के साथ हमेशा रहेगा, और पर्टिकुलरली सीपीएम के साथ वो रहेगा, कभी भी नहीं। अंदर से वो खुश होंगे कि ये हो रहा है। उस हद तक रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे कि कहीं कभी भी नहीं, क्योंकि किसी राज्य में सबको ये दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि इतना मैंने हताश अपोजिशन नहीं देखा था। सबको पता नहीं क्या है कि ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया देश में। ऐसा नहीं, इसके पहले भी बीजेपी की सरकार आ चुकी है, अटल जी की सरकारें थी, लेकिन मैंने इतना हताश और बेबात, जिस तरह की आप मीडिया में देख रहे होंगे क्या क्या चीजें आ रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो उनसे, इन पार्टियों से किसी तरह की विवेक की बात की अपेक्षा न रखें। और फिर मैं कहता हूं ये हमले और तेज होंगे। इस हमले के लिए बीजेपी को केरल को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, और यहाँ का जो मीडिया है उसमें भी इसका कोई एक मतलब ठोस कार्यक्रम बना करके कि छोटी छोटी घटनाओं को भी बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। और दूसरा, बीजेपी को सिर्फ ये कि कांग्रेस मुक्त करने के बजाय बीजेपी को पहले ये भी कहना पड़ेगा कि हिंसा में विश्वास रखने वाले लोकतंत्र में उनको कोई स्थान नहीं है, होना चाहिए। आप एक लड़ाई आपको ये भी लड़नी। ठीक है जीवीएल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कई मौकों पे हमने देखा है गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की, हिंसा जब हुई है, केंद्र की भूमिका कहाँ आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? कल की जो घटना है उसको लेकर गृह मंत्रालय ने आज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है उसके पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए। और आज राज्य के राज्यपाल ने वहाँ की डीजीपी और वहाँ की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा किए हैं, जानकारी मांगे हैं। यह विषय को भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इस हिंसा कांड को आगे नहीं बढ़ने देगी। जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, हो सकता बिल्कुल इनकी मानसिकता यही है कि किसी न किसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए डराने की, धमकाने की, मारने की, लेकिन इसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस बार हमने निर्णय लिया है। वहां नेशनल काउंसिल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस एक पुस्तक का विमोचन किया था आहुति के नाम पर। इसमें ऐसे हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जिसको मारा गया, जिसको पीटा गया, जिसको वो सारे दर्दनाक कहानियां, प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है पूरे देश भर में इसको लेकर इसको बहस छेड़ने के लिए, जनता तक आवाज पहुंचाने के लिए। जो मर्डरस पॉलिटिक्स जो मार्क्सवादी करके निकल के आ रहे हैं, आज तक एक छुपी हुई कहानी रही है, आज से इससे नहीं बच पाएंगे। इनको हम खटकरे में खड़ा करेंगे और दिल्ली में इनकी जवाबदेही तय करके। ठीक है हितेश जी, आखिरी में, आपको लगता है जिस तरह से रामकृपाल जी कह रहे हैं कि आने वाला समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको लगता है समाधान हो पाएगा इस पूरे मामले को? मुझे दिखता है कि आने वाला समय ये संघर्ष बढ़ सकता है, मगर क्या वो माकपा के लिए अच्छा रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है ये जो लहर आतंक की पैदा की है, वामपंथी देश में एक जगह सिमटे हैं,
बाकी लोगों का आक्रोश पूरे देश में उमड़ सकता है और ये ज्यादा खतरनाक बात है। ठीक है। राजनीतिक प्रतिकार कौन किस तरीके से लेगा, फिर उसका पैमाना तय करना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। और आप जिसकी बात कर रहे हैं कन्नूर की, तो कन्नूर यहां पर आज शर्म की बात के तौर पर उसको बोल रहे हो, मगर वामपंथी इसे मेडल की तरह छाती से लगाते हैं, इसे कन्नूर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद तेज जी आपका, जीविल आपका और रामकृपाल जी आपका इस पूरे मामले पे। और निश्चित तौर पर जिस तरह के संकेत है वो बहुत बेहतर अभी तक फिलहाल नहीं, लेकिन जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं शांति स्थापित करने की, उम्मीद करेंगे कि बेहतर होगा आने वाला वक्त। आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।